हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आज का सवाल। सो फ्रेंड्स, यस, इस वीडियो में हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 15 डायरेक्टर्स एंड केएमपी के कुछ सवाल फ्रॉम रीसेंट एग्जाम पेपर्स और सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। क्या कह रहा है? कंपनी सेक्रेटरी ऑफ मास्क लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी, हैविंग द फॉलोइंग अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनीज, is seeking your advice whether an independent director is required to be appointed in this unlisted subsidiary companies or not। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया है, आप देख रहे हो, अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनीज का, बाजू में उनका नेटवर्थ दिया है एंड देन कंसोलिडेटेड नेटवर्थ दिया है मास्क लिमिटेड का, राइट, जिसकी बात ऊपर हो रही है। सो नाउ ये एक सवाल है। दूसरा सवाल इस क्वेश्चन का है, कैन अ वाइफ ऑफ अ डायरेक्टर of a step down subsidiary company can take up the role of independent director, right? समझ में आ रहा है? Yes, in any of the above companies। तो आपको यहां पे बताना है, explain the issues referred in light of the relevant provisions of Companies Act 2013 and SEBI LODR Regulation 2015। मतलब यहां पे अपने को दोनों एस्पेक्ट से बात करनी है। आप देख रहे हो कंपनीज एक्ट एंड सेबी LODR। ओके, नाउ फ्रेंड्स, व्हेन यू सी दिस क्वेश्चन तो हमको याद आ रहा है यहां पे सेबी LODR क्या कहता है कि भाई एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, जो आप देख रहे हो मास्क लिमिटेड, ओके, तो उसका एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी द डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ, शैल बी अ डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी कंपनी। आप देख रहे हो आपके सामने ये जो सब्सिडरी कंपनीज का लिस्ट दिया हुआ है, क्योर लिमिटेड, इंपैक्ट लिमिटेड, ताज लिमिटेड, राइट। यस, तो इसका जो प्रोविजन है, एज आई टोल्ड यू, क्या कहता है सेबी LODR के एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल बी द पार्ट ऑफ बोर्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी? अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी कंपनी, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हो इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, ऐसा प्रोविजन है। नाउ वी विल से सर व्हाट इज दिस, ये मटेरियल सब्सिडरी कंपनी मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये वो कंपनी है जिसकी इनकम, कौन से सब्सिडरी कंपनी को हम मटेरियल सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे? तो ये वो कंपनी है जिसकी इनकम या फिर नेटवर्थ और इनकम और नेटवर्थ एक्सीड्स 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड, यस, इनकम और नेटवर्थ ऑफ द लिस्टेड कंपनी, यस, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आप देख रहे हो इस टेबल में हमें दिया हुआ है कंसोलिडेटेड नेटवर्थ ऑफ मास्क लिमिटेड, समझ में आ रही है बात, जो कि कितना है? यस, यू कैन सी रुपीज इन करोड़, 3500 करोड़, यस, एंड बाजू में दिया है सारे जो सब्सिडरीज है उनका नेटवर्थ। तो अगर ये वाले सब्सिडरीज का, यस, नेटवर्थ इज एक्सीडिंग 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड वाला, यस, वो जो दिया है कंसोलिडेटेड वाला, यस, वो और ये, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ये सब्सिडरीज का नेटवर्थ इज एक्सीडिंग 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड वाला, आप देख रहे हो जो लिस्ट दिया है इधर, क्योर लिमिटेड, इंपैक्ट लिमिटेड, ताज लिमिटेड, इनका जो नेटवर्थ है, अगर ये कंसोलिडेटेड का 20% से एक्सीड कर जाता है तो फिर ये सब्सिडरी को अपन क्या बोलेंगे? मटेरियल सब्सिडरी बोलेंगे। यस, एंड देन हम लोग उस रूल को वहां पे अप्लाई कर देंगे कि at least one independent director of listed company has to be a director in the board of the material subsidiary। ओके, तो इफ यू सी द क्योर लिमिटेड, अच्छा, सबसे पहले 20% कितना होगा? ये 3500 जो है, इसका 20% कितना होगा? तो आंसर इज 700, करेक्ट। यस, तो बच्चा लोग अभी 700 है तो 700 करोड़, राइट। सो क्योर लिमिटेड का कितना है? ओनली 120 करोड़। तो क्या ये 120 इज एक्सीडिंग 20%? Is this 120 crores exceeding 700 crores? No। तो मतलब क्योर लिमिटेड जो है वो मटेरियल सब्सिडरी कंपनी नहीं है। फिर इंपैक्ट लिमिटेड, यस, इसका कितना आ रहा है? आप देख रहे हो आंसर, ये भी एक्सीड नहीं कर रहा है 700 करोड़ से। एंड लास्ट में यू कैन सी ताज लिमिटेड, कितना है? 800 करोड़। क्या ये एक्सीड कर रहा है? तो आंसर इज यस। सो दिस ताज लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज मटेरियल सब्सिडरी कंपनी एंड यस, उस केस में हम लोग ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो मैंने आपको बोला उसको अपॉइंट करेंगे एज अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ ताज। सो ये एक पार्ट था इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट आपने देखा, कैन अ वाइफ ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी कैन टेक अप द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एनी ऑफ द अबव कंपनीज? तो बच्चा लोग आंसर इज नो।
क्यों? बिकॉज वेन यू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो हमको याद आता है सेक्शन 149 सब सेक्शन 6। यस, जहां पे अपन ने पढ़ा था कि जो पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड नॉट बी रिलेटेड टू एनी ऑफ द प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स एंड सो ऑन। तो यहां पे तो आप देख रहे हो ये कौन है पर्सन? वाइफ है, किसकी? डायरेक्टर की। यस, सो पर्सन शुड नॉट बी रिलेटेड टू डायरेक्टर और प्रमोटर्स ऑफ अवर कंपनी, कंपनी का होल्डिंग कंपनी, कंपनी का सब्सिडरी कंपनी, कंपनी का एसोसिएट कंपनी, इनमें से किसी भी कंपनी का डायरेक्टर या प्रमोटर का रिलेटिव ये पर्सन नहीं होना चाहिए अगर उसे बनाना है हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो यहां पे यू कैन सी वो तो रिलेटेड है, इसीलिए वो यहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकती वाइफ ऑफ डायरेक्टर। गेटिंग इट फ्रेंड्स? आप देख रहे हो ये क्वेश्चन रीसेंट आया था December 22 पेपर में फॉर 5 मार्क्स। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? चलो फिर आगे चलते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? तो फ्रेंड्स हमारा आज का जो अगला सवाल है वो क्या कहता है? आज का अगला सवाल जो है वो भी आ रहा है अगेन December 22 पेपर से, रीसेंट एग्जाम फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क के लिए आया था। क्या कहता है ये कहता है यू कैन सी द पेंडोल इज सर्विंग एज अ एमडी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, राइट? And she would like to know the answers for her following queries in light of the SEBI LODR regulations 2015. Let's see यहाँ पे क्या बोला गया है। ये जो पर्सन है वो कौन है? ऑलरेडी एमडी है लिस्टेड कंपनी में, ठीक है? सो इनकी कुछ क्वायरीज है। क्या क्वायरीज है? इन हाउ मेनी अदर लिस्टेड कंपनीज शी कुड बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड दूसरा, कुड शी बी अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन 5 मोर प्राइवेट कंपनीज। सो फ्रेंड्स यहां पे आपको दिख रहा है हमने नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के बारे में बात यहां पे करना है, करेक्ट? सो फ्रेंड्स हमने जनरली पढ़ा है कि भाई लिस्टेड कंपनीज की बात करो तो एक पर्सन एक ही बार में मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज का डायरेक्टर बन सकता है। पढ़ा है हमने ऐसा? यस, एक पर्सन मैक्सिमम 7 पब्लिक लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, नॉट मोर देन 7। Okay, now when you talk about the number of directorship as an independent director, तो एक पर्सन मैक्सिमम 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है इन लिस्टेड कंपनीज। यस, मतलब एक पर्सन मैक्सिमम 3 लिस्टेड कंपनीज में बन सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कम ऑन, लिस्टेड कंपनीज में कितना? 7 कंपनीज। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप कितने कंपनी बन सकते हो? 3 लिस्टेड कंपनीज, मैक्सिमम 3। ओके, एंड वहां पे एक रूल था कि अगर एक पर्सन ऑलरेडी किसी कंपनी का एमडी है या फिर होल टाइम डायरेक्टर है तो वो लिस्टेड कंपनीज में, मतलब मैक्सिमम 3 लिस्टेड कंपनीज में बन सकता है क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यस, तो लिमिट कितनी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की? 3 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। तो यहां पे जो सवाल पूछा है कि इन हाउ मेनी अदर लिस्टेड कंपनीज शी कुड बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो आंसर इज 3 public listed companies only, not more than 3. Getting the point everyone? Yes, next question क्या है? Could she be appointed as non-executive director in 5 more private companies? तो आंसर इज yes. आपको तो पता ही है टोटल जो लिमिट है सेक्शन 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, टोटल लिमिट तो 20 का है, करेक्ट? सो दैट वे उसको कंसीडर करेंगे तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्राइवेट कंपनीज के लिए, 20 की लिमिट है, दैट्स इट, करेक्ट? सो सिंपल था फ्रेंड्स, बट काफी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा टेक्निकल। December 22, यस। आगे चलते हैं। हमारा तीसरा सवाल क्या है फ्रेंड्स? आज का सवाल में जो तीसरा सवाल है यू कैन सी दैट इज अगेन फ्रॉम December 22। एकदम सिलेक्ट कर करके गरम गरम क्वेश्चंस लाया हूं मैं, एकदम मस्त मस्त। चलो देखते क्या है यहां पे। क्या बोला है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग पर्संस आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एज अ independent director of Seamless Limited after the completion of cooling period as defined in the Companies Act 2013. Come on, क्या बोला इधर? Yes, you have to examine whether the following persons are eligible to be reappointed as independent director. Now you know friends, again we are talking about independent director, मतलब क्या याद आएगा? Section 149 again, right? तो आपको पता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है वो 5 इयर्स के लिए अपॉइंट होता है फॉर 1 टर्म। उसके बाद कैन ही बी रीअपॉइंटेड? आंसर इज यस, ही कैन बी रीअपॉइंटेड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। तो एसआर पास करके चलो रीअपॉइंट हो गया, मतलब 5 इयर्स प्लस और एक 5 इयर्स, 5
क्या 2 टर्म एंजॉय कर लिया? हाँ, 2 टर्म एंजॉय कर लिया। क्या उसके बाद अगेन ही कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर अनदर 5 इयर्स? नो। 5 + 5 के बाद कूलिंग पीरियड होगा कितने टाइम का? 3 इयर्स का। यस, ऐसा आपने पढ़ा है, इफ यू रिमेंबर, हमने क्लास में किया है। यस, कि भाई 5 + 5 के बाद 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड रखना जरूरी है। एंड उस 3 इयर्स के कूलिंग पीरियड में दैट पर्सन शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द कंपनी इन एनी वे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो कैसे भी तरीके से कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए जिसमें वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था। ओके, सो आफ्टर दैट एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स ऑफ कूलिंग पीरियड ही कैन बी रीअपॉइंटेड, उसके पहले नहीं। ठीक है, यस। तो देखते हैं चलो कौन कौन लोग हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या किया है, ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड। आप देख रहे हो क्या हुआ है, देखो वहां पे लिखा है नेम ऑफ पर्संस एंड एक्टिविटीज परफॉर्म ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड। तो फर्स्ट वन यू कैन सी मिस्टर राम, ही वाज द एडवाइजर ऑफ सीएफओ ऑफ सीमलेस लिमिटेड। यस, जिस कंपनी में हम रीअपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं उसी कंपनी में, यस, ये क्या था, एडवाइजर था। किसका? सीएफओ का एडवाइजर था। तो कैन आई से इसका कंपनी के साथ में कनेक्शन था ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड? यस। तो चलेगा क्या? नो, बिकॉज वो क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना नहीं चाहिए। ओनली देन ही इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटेड। यस, तो राम इज नॉट अलाउड। फिर आप देख रहे हो किशन। Kishan started his own independent advisory business and was not associated with Seamless Limited, जो कि हमको चाहिए था। हमको क्या चाहिए था कि वो एसोसिएटेड ना रहे कंपनी के साथ। तो क्या ये एसोसिएटेड है? आंसर इज नो। तो ये एसोसिएटेड नहीं है, राइट? तो क्या लगता है आपको, कैन किशन बी परमिटेड फॉर दिस? तो आंसर इज यस, किशन कैन बी परमिटेड फॉर दिस, बिकॉज वो एसोसिएटेड नहीं है कंपनी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फिर आता है राकेश। राकेश कंप्लीटेड अ स्मॉल वैल्यूएशन वर्क ऑन द मल्टीपल रिक्वेस्ट बाय द चेयरमैन ऑफ सीमलेस लिमिटेड। इसने फिर से गड़बड़ कर दी। अब देख रहे हो राकेश ने क्या किया है, वैल्यूएशन, स्मॉल वैल्यूएशन का काम कर दिया सीमलेस लिमिटेड के लिए। हमने क्या बोला था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहां पे तो कनेक्शन है बॉस। सो देयरफॉर आप देख रहे हो ये प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट? सो राम कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड हियर, किशन इज अलाउड, राकेश इज नॉट अलाउड। इजी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का सवाल नंबर 3 दिसंबर 22 से। ओके, सो आई होप यू नो हाउ टू राइट दिस। आप लिखोगे यहाँ पे अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में। यस, आगे चलते हैं। हमारा आज का सवाल नंबर 4 क्या है, ये रहा आज का सवाल। यस, तो ये आ तो रहा है कहां से, दिसंबर 19 से, 4 मार्क्स के लिए, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो क्या बोला है फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला है डेस्टिनेशंस लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी विथ अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 40 करोड़, ओके, टर्नओवर 200 करोड़ एंड हैविंग अ लॉस ऑफ रुपीज 10 करोड़ for the year ended 31st March 2018. Okay, the woman director in the board of the company resigned on 1st of October 2018. The last board meeting was held on 25th of September 2018. The board is likely to meet next on 15th of January 2019. Lalita, aged 30, has, yes, conveyed her interest to be associated with the company as a woman director. So discuss if any woman director is required to fill up the vacancy, and if so, when the appointed should be made as per the provisions of Companies Act 2013. मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे क्लियरली बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि भाई यहाँ पे वैकेंसी हो रही है। किसकी वैकेंसी हो रही है? यस, यहाँ पे वैकेंसी हो रही है वुमन डायरेक्टर के पोस्ट की। तो बच्चा लोग यहाँ पे जैसे ही वैकेंसी होती है वुमन डायरेक्टर के पोस्ट में, तो इन दैट केस वैकेंसी फिलअप कितने टाइम में हो जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स आंसर इज वैकेंसी ऑफ वुमन डायरेक्टर हो जानी चाहिए विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। समझ में आ रही है बात? यस। तो यहां पे वुमन डायरेक्टर ने क्या किया है, रिजाइन किया है। आप देख रहे हो वहां पे लिखा है, यस। कब रिजाइन किया है? 1 अक्टूबर को रिजाइन किया है, करेक्ट, 1 अक्टूबर 2018। तो हमें वैकेंसी फिलअप करनी होती है विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, दैट इज फ्रॉम 1 October 2018।
तो इफ यू टेक 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, दैट इज वैकेंसी, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो बन जाएगा 1st of January. Yes, that is November, December and January, right? So 1st of January 2019, that is 3 months. And next board meeting जो है वो कब है, 15th of Jan 2019. आप देख रहे हो फ्रेंड्स क्या बात हो रही है. Yes, it is very simple. बच्चा लोग आप देख रहे हो दो चीजें यहाँ पे बोली गई है. एक तो it was वैकेंसी का दिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे, दैट इज 1st of October से 3 months, दैट इज 1st of Jan 2019. और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है 15 जनवरी 2019. इन दोनों में से हमें लेना होगा whichever is later. Yes, if you remember वैकेंसी का रूल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमन डायरेक्टर अगेन सेक्शन 149, राइट. तो बच्चा लोग यहाँ पे वैकेंसी कितने टाइम में फिलअप हो जानी चाहिए, तो आंसर इज 1st Jan 2019 और 15th of January 2019, whichever is later. So what is later? 15th Jan 2019 is later. Getting the point. तो इतने टाइम में क्या कर देना पड़ेगा, हमें वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट कर देना होगा. Got it everyone? Yes. तो ये था वैकेंसी फिलअप करने के बाद फॉर यस इन द कंपनी. आगे चलते हैं. वुमन डायरेक्टर के बाद हमारा अगला सवाल कहाँ लेके जाता है, तो बच्चा लोग हमारा अगला सवाल लेके जा रहा है दिसंबर 2020 पेपर में. यहाँ पे आप देख रहे हो कैलाश अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कैलाश अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैज सेंट हिज रेजिग्नेशन नोटिस स्टेटिंग दैट ही इज रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर with the effect from 10th of December 2019. Okay. Now notice was received by the company on 15th of December 2019. आप समझ रहे हो. State the effective date of resignation of Kailash and the date up to which the company is required to intimate the ROC. Right? Is Kailash required to intimate his resignation to ROC mandatorily? तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेजिग्नेशन की बात हो रही है, मतलब हमें याद आता है सेक्शन नंबर 168 रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, राइट. तो रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन. यस, इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन. व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन? तो आंसर इज डेट विच इज मेंशन्ड इन द नोटिस, राइट. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखी है डेट, 10th दिसंबर लिखी है डेट नोटिस में, राइट. यस, सो इट इज डेट विच इज मेंशन्ड इन द नोटिस or the date when company receives the notice, whichever is later. समझ में आ रही है बात? Yes. तो बच्चा लोग यहाँ पे आप देख रहे हो डेट जो थी वो क्या थी, 10th दिसंबर थी जो नोटिस में लिखी हुई थी, बट कंपनी को ये कब रिसीव हुआ, 15th दिसंबर को रिसीव हुआ. तो व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन? तो बच्चा लोग आंसर इज whichever is later, मतलब 15th of December 2019 is the effective date. बात समझ में आ रहा है? Yes. अच्छा, अभी इफेक्टिव डेट तो समझ में आ गया भाई, इस दिन से रेजिग्नेशन, ठीक है. क्या अब आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा? तो आंसर इज यस, आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. कौन इन्फॉर्म करेगा? कंपनी को जैसे ही रेजिग्नेशन नोटिस मिला वो 30 डेज के अंदर अंदर, वो 30 डेज के अंदर अंदर इन्फॉर्म कर देगा किसको? कंपनी को. बात समझ में आया? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज कंपनी विल इन्फॉर्म टू आरओसी बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर DIR 12. बात समझ में आ रहा है? 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को ये फाइल करना पड़ता है, ठीक है. यस, तो ये तो कंपनी तो करेगा ही, लेकिन क्या ये जो रिजाइनिंग डायरेक्टर है क्या उसे भी कंपल्सरीली आरओसी के पास इन्फॉर्म करना पड़ता है? तो आंसर इज कंपल्सरी तो नहीं, बट इट मे इन्फॉर्म आरओसी. यस, तो बच्चा लोग दैट इज मे, सो देयरफॉर इट इज ऑप्शनल. ओके, सो आपने देखा यहाँ पे इफेक्टिव डेट हमने बता दिया, करेक्ट. एंड वो नोटिस आरओसी के पास कब भेजना है कंपनी को वो भी हमने बता दिया, विद इन 30 डेज, राइट, फ्रॉम द डेट व्हेन कंपनी हैज रिसीव्ड, राइट. एंड ये जो कैलाश है रिजाइनिंग डायरेक्टर है, वो भेजना चाहे तो आरओसी के पास फाइल भेज सकता है, वो नोटिस इंफॉर्मेशन भेज सकता है रेजिग्नेशन का. सो यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन हियर सेक्शन 168. चलो फ्रेंड्स आगे चलते हैं. व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम दिसंबर 2020 पेपर व्हिच वाज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स. यहाँ पे क्या बोला देखो, अमित इज हैविंग डायरेक्टरशिप ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज. यस, आप देख रहे हो पब्लिक कंपनी में कितनी डायरेक्टरशिप है उसकी, कितने पब्लिक कंपनी में वो डायरेक्टर है? 8, इंक्लूडिंग 2 डोरमेंट कंपनीज. समझ में आ रही मेरी बात?
यस, प्राइवेट कंपनीज 10 इंक्लूडिंग 2 सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, alternate director in one private company, section 8 company 1. So indicate how many directorship Amit can undertake in public or private companies. तो ये सिचुएशन दी है यहाँ पे। इसके अलावा और अमित कौन कौन से कंपनी में कितना डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है वो आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता है यहाँ पे जब नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात आ रही है मतलब हमें क्या याद आता है, सेक्शन 165, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इन अ कंपनी। यस, तो आपने देखा होगा एक पर्सन मैक्सिमम कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, तो आंसर इज 20। लेकिन पब्लिक कंपनीज के लिए लिमिट कितनी है, 10। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के लिए लिमिट कितनी है, 7। याद है आपको, आप एक पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन सकता है, तो आंसर इज 3। ऐसे लिमिट्स है, करेक्ट। अभी यहां पे जो बात हो रही है वहां पे क्या बोला है, यहां पे हमें कंपनीज एक्ट के हिसाब से काउंट करने को बोला है। चलो देखते हैं। तो वो जो लिमिट थी टोटल 20 की, उसमें क्या हम डोरमेंट कंपनीज को इंक्लूड करते हैं, तो आंसर इज नो। क्या उसमें हम अल्टरनेट डायरेक्टरशिप को इंक्लूड करते हैं, आंसर इज यस। एंड व्हाट इफ यू आर अ डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। याद आ रहा है आपको? तो इन सच केस वो वाली जो आपकी डायरेक्टरशिप होगी प्राइवेट कंपनी में, कौन से वाली प्राइवेट कंपनी, विच इज अ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, ऐसी वाली प्राइवेट कंपनी का अगर तुम डायरेक्टर हो, सच डायरेक्टरशिप विल बी कंसीडर्ड एज इफ यू आर द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी, ऐसा माना जा रहा है, करेक्ट। तो चलो काउंट करते हैं। तो पब्लिक कंपनीज कितनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 है, इसमें से 2 डोरमेंट हो गया, करेक्ट, 2 डोरमेंट हो गया, तो 2 को हटा दो आप, समझ रहे हैं। तो 8 में से 2 चले गए, कितने बच गए, 6 पब्लिक कंपनीज, ओके टोटल। फिर प्राइवेट कंपनीज इस जिसमें क्या लिखा है, इंक्लूडिंग 2 सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। तो आपको मैंने बोला था अगर आप डायरेक्टर हो प्राइवेट कंपनी के, कौन सा वाला प्राइवेट कंपनी, विच इज अ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, समझ रहे हैं, यस। तो सच डायरेक्टरशिप इन अ प्राइवेट कंपनी shall be considered as what, shall be considered as if you are the director of public company only. Getting the point? Yes. तो फ्रेंड्स ये था पॉइंट, ओके। तो आप क्या करोगे, इसमें से प्राइवेट कंपनी जो टोटल 10 है उसमें से 2 तो आप क्या हो, कम ऑन, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। मतलब ये 10 में से हम 2 को कहां डाल देंगे, पब्लिक कंपनी के लिमिट में डाल देंगे, यस, बिकॉज उसको पब्लिक लिमिट में काउंट होगा। भले ही प्राइवेट कंपनी है लेकिन है तो कनेक्शन किसके साथ, पब्लिक कंपनी के साथ, यस। भले ही वो प्राइवेट कंपनी है, भले ही वो छोटी सी कंपनी है, भले ही वो है एक छोटी सी ओस की बूंद, लेकिन उसका रिश्ता तो समुंदर से है। अरे उसका रिश्ता तो पब्लिक कंपनी से है, समझ में आ रहा है? तो उसको हम क्या मानेंगे, पब्लिक कंपनी का ही लिमिट में कंसिडर करेंगे। समझ में आ रही है बात एवरीबॉडी? यस। सो ये हो गया टोटल लिमिट किसका, पब्लिक कंपनी का कितना था, 6 था, क्योंकि 8 में से 2 हमने डोरमेंट कंपनी निकाल दिया, तो 6 था। अभी प्राइवेट कंपनी का कितना है, 10 है, लेकिन 10 में से 2 किधर जाएगा, पब्लिक कंपनी में जाएगा। दैट मींस पब्लिक कंपनी 8, प्राइवेट कंपनी 8, ओके। फिर आता है अल्टरनेट डायरेक्टरशिप पे, ही इज अ अल्टरनेट डायरेक्टर इन अ प्राइवेट कंपनी, कितना है, 1। तो क्या हम अल्टरनेट डायरेक्टर को काउंट करते हैं, तो आंसर इज यस। तो ये क्या है, प्राइवेट कंपनी में, तो ये प्राइवेट कंपनी में जाएगा, करेक्ट। तो पब्लिक कंपनी हो गया 8, प्राइवेट कंपनी हो गया 9, ठीक है। फिर आया सेक्शन 8 कंपनी 1। तो सेक्शन 8 कंपनी पर तो हम लोग इसको अप्लाई नहीं करते, इस पर ये एप्लीकेबल होता ही नहीं है, करेक्ट। सो कंक्लूजन इज पर्सन इज अ डायरेक्टर इन 8 पब्लिक कंपनीज एंड 9 प्राइवेट कंपनीज। तो और कितनी वो डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, कौन से कंपनीज में, तो आंसर इज पब्लिक कंपनीज में और ऐड हो सकता है कितना, 2। समझ में आई बात, हाँ या ना, यस। एंड प्राइवेट कंपनी और 1। सो जो एडिशन है पब्लिक कंपनी में वो 2 हो सकता है और प्राइवेट कंपनी में 1 हो सकता है। सो दैट इज द पॉइंट हियर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का सवाल दिसंबर 2020 से। अगला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है दिसंबर 21 से, ओके। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स प्रपोजेस हिज कैंडिडेचर एज अ डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड अलोंग विद द डिपॉजिट ऑफ 1 लाख। यस, मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, वो अपना कैंडिडेचर बता रहा है कंपनी को, क्योंकि उसे क्या बनना है, कंपनी में डायरेक्टर बनना है। क्या आप भी डायरेक्टर बनना चाहते हैं,
You can also make application to any company. Yes, under section 160 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर. तो आप एप्लीकेशन कर दो, नोटिस भेज दो कंपनी को. कब भेजना नोटिस? 14 days बिफोर द डेट ऑफ एजीएम. क्यों? बिकॉज डायरेक्टर कहां पे अपॉइंट होता है? एजीएम में अपॉइंट होता है बाय द शेयर होल्डर्स. समझ में आ रहा है? सर मैं आज ही नोटिस भेज दूंगा, आज ही नोटिस भेज दूंगा. अरे मत भेजो, सुनो पहले बात सुन लो पूरी. खाली आपको नोटिस नहीं भेजनी है, नोटिस के साथ में आपको 1 लाख रुपया डिपॉजिट भी देना है. अब बताओ कौन कौन एप्लीकेशन कर रहा है? कर रहे हो? नहीं सर हम तो नहीं कर रहे, हम गरीब लोग है ना. सो आप देख रहे हो, आपको क्या करना है, अपना कैंडिडेचर बताने के लिए 1 लाख रुपए का डिपॉजिट नोटिस के साथ में अटैच करके कंपनी को करना होता है 14 days बिफोर द डेट ऑफ एजीएम. तो मिस्टर एक्स ने भी ऐसा किया. यस. अब होता क्या है, एजीएम में क्या होएगा? वोटिंग होगी. अगर आपको रिक्वायर्ड वोट्स मिल गए, अगर आप एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो गए, तो आपका ये जो डिपॉजिट अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा. सर अगर अपॉइंट नहीं हुए तो आप ये पैसा भूल जाओ. यस, ये जो डिपॉजिट अमाउंट जो है वो रिफंड हो जाता है अगर आप सच में अपॉइंट हो गए तो. बिकॉज इन दैट केस क्या माना जाएगा कि यू वर द, आप कौन थे? आप सीरियस वंस थे, मतलब आप एलिजिबल थे ऑलरेडी. आपने कोई टाइम पास के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया था. समझ में आ रही है बात? यस, तो वो अमाउंट रिफंड हो जाएगा इफ यू आर एक्चुअली अपॉइंटेड तो. एंड दूसरा, ये अमाउंट रिफंड हो जाता है इवन इफ यू आर नॉट अपॉइंटेड, बट आपको अच्छे खासे वोट्स मिले. भले ही आप अपॉइंट नहीं हुए, लेकिन आपको नंबर ऑफ वोट जो मिले वो अच्छे खासे मिले. सर ये अच्छे खासे क्या होता है? दैट इज मोर देन 25% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स. मोर देन 25% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स. तो क्या यहां पे आप देख रहे हो इसको कितने वोट्स मिले हैं? इसको 39% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स मिले हैं. यस, तो इफ यू गेट मोर देन 25% तो भी ये जो डिपॉजिट अमाउंट है वो क्या हो जाता है? रिफंड हो जाता है. बात समझ में आ रही है? हाँ. तो आपने एप्लीकेशन दिया, 1 लाख रुपए डिपॉजिट दिया, रिफंड कब कब होगा मैंने आपको बताया. करेक्ट. फिर देखते हैं आगे क्या हुआ. आगे एक्स क्लेम्ड, एक्स लिमिटेड क्या? to refund the deposit, but company denied to pay as he failed to be elected, having obtained only 39% of the vote casted. Yes, उसको वो अपॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? वो अपॉइंट नहीं हुआ बिकॉज उसको सिर्फ मिले हैं 39% ऑफ द टोटल वोट्स. समझ आ रही है बात? यस. सो इज द डिसीजन ऑफ कंपनी वैलिड? क्या लगता है आपको? एक्सप्लेन व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट अमाउंट इज नॉट एप्लीकेबल. तो यहां पे जो पहला सवाल है कि ये कंपनी का डिसीजन वैलिड है क्या, तो आंसर इज कंपनी का डिसीजन बिल्कुल भी वैलिड नहीं है. बिकॉज यहां पे 25% से ज्यादा अगर वोट मिलता है तो यस उसको रिफंड मिलना चाहिए डिपॉजिट का पैसा. ठीक है. एंड दूसरी बात, ये डिपॉजिट अमाउंट का रूल कहां कहां पर एप्लीकेबल नहीं है? तो ये एप्लीकेबल नहीं है कब? नंबर 1, डिपॉजिट अमाउंट रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. एंड दूसरा, इन केस इफ अ पर्सन इज रिकमेंडेड बाय एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ एनआरसी इज नॉट अपॉइंटेड इन द कंपनी. तो ये दो सिचुएशन में क्या होगा? डिपॉजिट अमाउंट रूल इज नॉट एप्लीकेबल. राइट. तो आपको यहां पे एक्सप्लेन करना होगा बेसिकली सेक्शन 160, 160 दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर. बहुत सिंपल है. राइट. चलिए आगे चलते हैं. एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई टेल यू, ये जो 1 लाख रुपया बोला डिपॉजिट का, निधि कंपनी के केस में 1 लाख के बदले यू हैव टू पे डिपॉजिट अमाउंट ऑफ ओनली 10,000 रुपीज. ओके. सो इस तरीके से रूल है. राइट. चलो आगे चलते हैं. व्हाट इज अवर नेक्स्ट आज का सवाल? हमारा जो अगला आज का सवाल है वो कहां से आ रहा है? जून 22 पेपर से आ रहा है. अगेन विच वाज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स. जून 22 मतलब देखो पुरानी बात ज्यादा नहीं है. तो क्या बोला यहाँ पे? इन कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एट 2013 एटलीस्ट 1 वुमन director shall be on the board of such class of companies as may be prescribed. Ria is keen to hold the office of woman director in the company. She has selected some companies in which there is vacancy for a woman director. आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ कंपनीज का लिस्ट दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है कंपनी का, लिस्टिंग स्टेटस दिया हुआ है, कितना पेड अप शेयर कैपिटल दिया है और टर्नओवर दिया है. करेक्ट. सो नाउ अभी हमको करना क्या है? गाइड रिया इन सिलेक्टिंग द कंपनीज which are mandatorily required to appoint woman director as per Companies Act 2013, and also explain as to when a company is required to appoint independent woman director. चलो देखते हैं क्या बोला इधर. तो यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली
कुछ लिस्ट ऑफ कंपनीज दी है, आपको बताना यहाँ पे वुमेन डायरेक्टर के रूल एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा बोला है, ये जो सबसे पहली कंपनीज, आपको पता है बेसिकली फ्रेंड्स व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन डायरेक्टर मतलब क्या सेक्शन याद आता है, 149। दूसरी बात, कौन से कंपनी में वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना जरूरी है, तो आंसर है सबसे पहले पब्लिक लिस्टेड कंपनी में तो कंपलसरी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी में तो क्या है, कंपलसरी है। समझ में आ रही बात, यस। एंड दूसरा, इन केस ऑफ अदर कंपनीज वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना जरूरी है अगर कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल इज 100 CR और मोर और कंपनी का टर्नओवर इज 300 CR और मोर। बात समझ में आ गई। इन दैट केस अपॉइंटमेंट इज कंपलसरी। लिस्टेड में कंपलसरी है, अनलिस्टेड में कंपलसरी आएगा इफ एनी ऑफ द वन कंडीशन गेट्स सैटिस्फाइड। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट जो आप देख रहे हो वो क्या है, माया लिमिटेड। लिस्टेड है? नहीं, अनलिस्टेड है। तो अनलिस्टेड को तो कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी है ओनली इफ कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। तो कंडीशंस क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, 100 CR और मोर, एंड टर्नओवर कितना होना चाहिए, 300 CR और मोर। करेक्ट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितना पेड अप शेयर कैपिटल है, सिर्फ 50 करोड़ का ही है, एंड वहां पे टर्नओवर कितना, 100 करोड़। बात समझ में आई? यस। तो फर्स्ट केस में तो माया लिमिटेड में तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। फिर देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो कंपनी आप देख रहे हो, माना लिमिटेड, क्या वो लिस्टेड है? हाँ, तो लिस्टेड कंपनी में तो एनीवेज इट इज कंपलसरी। फिर आया मोपिन लिमिटेड, अनलिस्टेड है, तो अनलिस्टेड पर एप्लीकेबल होता है ओनली इफ कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। तो कंडीशंस क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल इज कितना, 100 CR और मोर, क्या पे है 100 CR और मोर है, और टर्नओवर इज 300 CR और मोर है, 300 CR, हाँ वो भी है, 350 है यहाँ पे। तो आपको बात समझ में आ रही है। ये जो सेकेंड और थर्ड कंपनी है यहाँ पे अपॉइंट करना कंपलसरी है वुमेन डायरेक्टर को। सो देयरफॉर रिया जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकती है, राइट। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अनदर पार्ट आप जो देख रहे हो वहां पे लिखा है, ऑल्सो एक्सप्लेन एज टू व्हेन अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर, यस, एज टू व्हेन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। तो बच्चा लोग आंसर इज, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है इन टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज। जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज है उसमें एटलीस्ट वन वुमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है। सी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो होना है वो अलग चीज है, वुमन डायरेक्टर का होना जो है अपॉइंटमेंट वो अलग चीज है, राइट। यस, मैं जो बात कर रहा हूं वो ऐसी बात कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर मतलब एक ऐसी वुमन डायरेक्टर जो सेटिस्फाई करे ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑल्सो। ठीक है, तो ये कहां पे एप्लीकेबल है, इन टॉप 500 कंपनीज पर ये एप्लीकेबल है। कब से, फ्रॉम 1st of April 2019। एंड सच कंपनीज, यहां पे ऐसा भी लिखा है टॉप 1000 कंपनीज पर, कौन सी वाली, लिस्टेड वाली, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज पर भी वुमन डायरेक्टर का अपॉइंट होना कंपलसरी है। कौन सा वाला, वुमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना कंपलसरी है, इफेक्टिव फ्रॉम 1st of April 2020। सो ये था जवाब फॉर अनदर क्वेश्चन। ओके, अच्छा, ये जो टॉप कंपनीज मैंने बोला ये किसके बेसिस पर अपन डिसाइड कर देंगे कि टॉप कंपनीज है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल इज अगेन कमिंग फ्रॉम जून 22। ठीक है, यहां पे देख रहे हो क्या लिखा है, एक्स्ट्रा पावर लिमिटेड डिजायर्स टू अपॉइंट एन एडिशनल डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द AOA ऑफ द कंपनी confer upon the board to exercise the post of appointment of additional director। अब देख रहे हो यहाँ पे मोहन को अपॉइंट कर दिया गया है एडिशनल डायरेक्टर ऑन 12th of December 2020। ठीक है, now the 5th AGM of the company was scheduled to be held on 17th of September 2021। however meeting was adjourned to 30th of September 2021। So decide the date up to which the Mohan can continue as an additional director in Extra Power Limited। Now friends, when you talk about additional director, तो अपने को क्या याद आता है, सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 याद आता है, करेक्ट। ये एडिशनल डायरेक्टर कौन होता है आपको पता है फ्रेंड्स, जनरली डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स, है कि नहीं, यस, इन AGM। लेकिन आपको पता है एडिशनल डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर है हु इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, जिसको बोर्ड ने अपॉइंट किया है,
वो कौन है? जिसको बोर्ड ने अपॉइंट किया है वो है एडिशनल डायरेक्टर। तो क्या एडिशनल डायरेक्टर पकेला डायरेक्टर कि कचेला डायरेक्टर? कचेला डायरेक्टर। मतलब ये कोई पूरा टेन्योर 5 इयर्स का एंजॉय नहीं करता है, क्योंकि इसको कंपनी के मालिक ने अपॉइंट नहीं किया है, मतलब इसको कंपनी के मेंबर्स ने अपॉइंट नहीं किया है। कौन होता है एडिशनल डायरेक्टर? डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहां पे भी वही हुआ है, बोर्ड ने अपॉइंट किया है मोहन को एज ए एडिशनल डायरेक्टर। एंड आपको पता है एडिशनल डायरेक्टर जो होता है वो ऑफिस होल्ड करता है ओनली अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। सर ऐसा क्यों? बिकॉज इस वक्त इसको अपॉइंट किसने किया? बोर्ड ने अपॉइंट किया। तो ये पूरा 5 इयर्स का टेन्योर तो एंजॉय नहीं करता है कि नहीं? तो ये बंदा कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? ओनली अप टू द नेक्स्ट एजीएम। बिकॉज नेक्स्ट एजीएम में पता है क्या होता है आपको? इसको यहां पे अपॉइंट किया है बोर्ड ने, तो नेक्स्ट जनरल मीटिंग में जो कंपनी के मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग इसकी अपॉइंटमेंट को रैटिफाई करते हैं। रैटिफाई मींस अप्रूव करते हैं। समझ में आ रही है बात? यस, वो लोग अप्रूव करते हैं इसको, इसकी अपॉइंटमेंट को। ठीक है, तो इस वक्त इसको अपॉइंट किसने किया? सिर्फ बोर्ड ने अपॉइंट किया है। समझ गए? ही इज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय बोर्ड, देयरफॉर ही इज एडिशनल डायरेक्टर। An additional director holds the office only up to the next AGM. And अगर कंपनी में AGM नहीं हुई तो up to the due date of conducting AGM, whichever is earlier. बात समझ में आ रही है? आपको पता है AGM कंडक्ट करने की भी ड्यू डेट है, दैट इज ईयर खत्म होने के बाद विद इन 6 months. एंड ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि 2 AGM के बीच में गैप जो है वो 15 months से ज्यादा का ना हो। तो उस तरीके से आप ड्यू डेट निकालते हो वहां पे। तो ड्यू डेट वाला दिन या फिर एक्चुअल में जिस दिन एजीएम हुआ है वो दिन, इन दोनों में से whichever is earlier। तो यहां पे आप देख रहे हो एजीएम का दिन क्या था? 17th of September था एजीएम का दिन, राइट? एंड जो ड्यू डेट है वो तो उसके ऑब्वियसली बाद में था। तो इन दोनों में से whichever is earlier क्या है? whichever is earlier is obviously 17th of September. So therefore Mohan can continue as an additional director only up to the date of AGM, that is 17th of September 2021, not after that. बात समझ में आई? तो ये था फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी आगे और क्या है आज के सवाल। प्रैक्टिस करिए, खूब लिखिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। एक चैप्टर रिवाइज करिए, देखिए आज का सवाल सीरीज, देखिए आगे, प्रैक्टिस करिए। चलो देखते हैं अगला सवाल। सो फ्रेंड्स अगला सवाल जो आ रहा है दैट इज अगेन December 22। आप देख रहे हो December 22 ने तो भाई मचा दी यहाँ पे आग। आप देख रहे हो मतलब कितने सारे क्वेश्चंस आए थे December 22 में फ्रॉम दीज चैप्टर्स। यस, सो फ्रेंड्स नाउ आप देख रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? X इज अ 20-year-old BCom graduate who is the son of Y aged 70, a top businessman in India. Y intends to appoint his son X as MD of one of his group companies and continues to be the MD of another group companies. समझ रहे हो क्या हो रहा है? X जो है वो 20-year-old ग्रेजुएट है, राइट? एंड वो सन है किसका? Y का। Y कौन है? टॉप बिजनेसमैन 70 years का। तो Y क्या चाहता है? Y चाहता है कि उसका जो सन है जो 20 years का, उसको MD बना दूं अपने किसी ग्रुप ऑफ कंपनीज में, एंड वो खुद कंटिन्यू करना चाहता है as MD in another group of companies. So examine the validity of proposals explaining the procedure for such appointment as per the provisions of Companies Act 2013. तो हमको यहाँ पे याद आ रहा है सेक्शन 196 एंड शेड्यूल 5। बच्चा लोग आपको पता है वहां पे हमने पढ़ा है कि भाई नो पर्सन, यस, बिलो द एज ऑफ 21, द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ मैनेजरियल पर्सनल इन इंडियन कंपनीज एक्ट कितना है? 21 years इज द मिनिमम एज एंड मैक्सिमम इज 70 years। आप देख रहे हो यहां पे 20 years ओल्ड बीकॉम ग्रेजुएट को क्या बनना है? एमडी बनना है। बन सकता है क्या? तो आंसर इज नो, नहीं बन सकता। कुछ बात समझ रहे? बिकॉज मिनिमम एज जो है वो 21 years है। ठीक है, यस। सो मिनिमम एज इज हाउ मच? 21, लेकिन ये 20 है तो कैन नॉट बी अपॉइंटेड। फिर वाई जो खुद एक बिजनेसमैन है कितने ईयर्स का है? 70 years का है। बात समझ में आया? कैन ही कंटिन्यू? तो बच्चे लोग यहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज मैक्सिमम एज इज 70 ओनली, करेक्ट?
बट वहां पे हमने पढ़ा है कि पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 70 years और मोर कैन ऑल्सो कंटिन्यू टू रिमेन एज मैनेजरियल पर्सोनल बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। तो एसआर पास करके 70 years के बाद भी पर्सन कंटिन्यू कर तो सकता है, समझ में आई बात। लेकिन वो जो बोल रहे हम लोग 20 years, दैट इज नॉट अलाउड। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन हियर सेक्शन 196 मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट, एंड मैक्सिमम एज लिमिट पार हो गई तो क्या। दैट वाज योर क्वेश्चन फ्रॉम December 22। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल क्या है। सो नेक्स्ट आज का सवाल है December 21 एग्जाम से। Yes, X has been appointed as MD of XYZ Limited. Company does not have any other whole-time directors. The terms and conditions of his appointment are as under. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कंपनी में क्या है, एक MD है एंड दूसरा कोई भी होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, राइट। मतलब कंपनी में सिर्फ एक ही कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, राइट। मतलब एक ही मैनेजरियल पर्सन यहाँ पे अपने को दिख रहा है। तो इनको रेम्यूनरेशन क्या पे किया जा रहा है, इनको रेम्यूनरेशन पे किया गया 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी। क्या लगता है फ्रेंड्स, इज दिस अलाउड? तो बच्चा लोग आंसर इज यस। क्यों? बिकॉज एज पर सेक्शन 197 जो हम लिमिट्स पढ़ते हैं तो वहां पे हमने क्लियरली पढ़ा है कि भाई अगर कंपनी इज हैविंग ओनली वन मैनेजरियल पर्सोनल, सो कंपनी कैन पे मैक्सिमम 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, राइट। इफ कंपनी इज हैविंग मोर देन वन तो कितना, तो 10% मैक्सिमम कंपनी कैन स्पेंड। याद आ रहा है आपको, मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ये वो पार्ट है। तो 5% तक की लिमिट तो ऑलरेडी अलाउड है, तो उतना ही पे किया गया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। सेकेंड पॉइंट पे आता है। सेकेंड पॉइंट सेज दैट द फीस ऑफ 1 lakh rupees per annum towards the actual services even when X does not hold any professional qualification in actual science. Yes, ये भाई साहब को क्या दिया जा रहा है, मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपया दिया जा रहा है फॉर एक्चुअल सर्विसेज। वो कंपनी को एक्चुअल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है लेकिन इज नॉट हैविंग एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पढ़ा था सेक्शन 197 में कि एनी अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय द डायरेक्टर इज कंसीडर्ड इन द मैक्सिमम रेम्यूनरेशन। सब कुछ जो होता है वो इंक्लूडेड होता है किसमें, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन में, करेक्ट। यस, लेकिन अगर डायरेक्टर ने कोई अमाउंट रिसीव किया है कंपनी से फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम, तो उस अमाउंट को हम एक्सक्लूड करेंगे मैक्सिमम लिमिट से। उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे मैक्सिमम लिमिट से इफ दैट सर्विस वाज प्रोवाइडेड इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी इन द ओपिनियन ऑफ एनआरसी। बात समझ में आ रही है? यस। तो ये बात अपन ने की थी वहां पे, ही इज हैविंग प्रोफेशनल कैपेसिटी में सर्विस दी है। फिर दूसरी कंडीशन थी ही मस्ट पजेस द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन which is required to practice that profession। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर ये जो 1 लाख रुपया उसको मिला होता है वो क्या नहीं होता, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन में काउंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे द प्रॉब्लम इज नॉट होल्डिंग द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, राइट। दैट मीन्स कंडीशंस आर नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। बात समझ आ रही है? तो ये जो 1 लाख रुपया उसको दिया जा रहा है वो दिया वो तो ठीक है, लेकिन दैट विल बी काउंटेड इन दिस मैक्सिमम रेम्यूनरेशन। जो बेसिक रूल था कि एनी अमाउंट पेड will be included, will be counted in the maximum remuneration, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, राइट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। सिटिंग फीस ऑफ 50,000 फॉर एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड और कमिटीज thereof अटेंडेड बाय एक्स। 50,000 रुपया सिटिंग फीस पे की गई मिस्टर एक्स को। क्या सिटिंग फीस 50,000 रुपया पे करना अलाउड है? तो व्हेन वी टॉक अबाउट सिटिंग फीस देन वी गो टू सेक्शन 197 सबसेक्शन 5। तो हमने वहां पे पढ़ा था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिटिंग फीस जो हो सकती है दैट इज 1 लाख रुपीज पर मीटिंग पर डायरेक्टर। यस, कौन सी मीटिंग? बोर्ड मीटिंग के लिए पे किया जाता है और कमेटी मीटिंग के लिए पे किया जाता है। तो 1 लाख की मैक्सिमम लिमिट है। यहाँ पे जो पे हो रहा है वो कितना हो रहा है? सिर्फ 50,000 पे हो रहा है। सो इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो ऑब्वियसली आंसर इज नो, इतना तो पे करना अलाउड है। हमने जो भी लिमिट्स ये सब पढ़ी थी, हमने कहा था भाई अगर कंपनी इससे ज्यादा पे करना चाहता है, जैसे 5%, उससे ज्यादा पे करना चाहता है, मैंने आपको आज बोला था 10% भी, उससे ज्यादा पे करना चाहता है तो कंपनी को क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा, करेक्ट। एंड ऑल्सो अपन ने पढ़ा था इफ कंपनी हैज मेड डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, एनी बोरोड अमाउंट फ्रॉम बैंक और समथिंग, तो इन दैट केस कंपनी को पहले उस बैंक का भी प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। समझ आ रही है बात?
तो ये था आपका ये आज का सवाल जो आपने देखा, इसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये 1 2 3 जो लिखा है वो, एंड लास्ट में कंपनी हैज मेड डिफॉल्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। यस, तो इस पूरे पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना होगा सेक्शन 197 के ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हो चारों सामने, उसके रिलेटेड वाले प्रोविजंस। देन यू राइट द फैक्ट्स एंड देन यू कैन कंक्लूड योर आंसर। इन कंक्लूजन 1 2 3 करके आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं अगला सवाल। सो फ्रेंड्स, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल जो आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम December 22। गरम गरम ताजा ताजा सवाल है ये। देखो क्या बोल रहा है। XY लिमिटेड है। XY लिमिटेड इज अ अनलिस्टेड कंपनी having 1100 shareholders. One of the directors of the company is of the opinion that company should constitute stakeholder relationship committee. However, the secretary of the company claims that it is not mandatory for the company to constitute SRC. Referring to the provisions of Companies Act 2013, answer the following questions. तो यहाँ पे कुछ सवाल है, 4 सवाल आपके सामने हैं, राइट? बच्चा लोग, ये SRC करता क्या है? ऑब्वियसली सेक्शन नंबर 178 SRC जो होता है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, ये एक अलग से कमिटी फॉर्म की जाती है टू रिजॉल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ द स्टेक होल्डर्स। यस, तो ये कब फॉर्म किया जाता है? तो ये कमिटी अलग से कंपनी में फॉर्म की जाती है व्हेन कंपनी इज हैविंग मोर देन 1000 स्टेक होल्डर्स। दैट इज मोर देन 1000 शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, आप देख रहे हो डिपॉजिट सारे मिलाकर एग्रीगेट, इफ इट इज मोर देन 1000 तो ये कमिटी फॉर्म होती है। तो क्या यहाँ पे मोर देन 1000 स्टेक होल्डर है? आंसर इज यस, तो ये फॉर्म की जाएगी, राइट? सो लेट्स सी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, वेदर द क्लेम ऑफ डायरेक्टर इज करेक्ट। तो आपने देखा क्वेश्चन में डायरेक्टर तो कह रहा है कंपनी का कि कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ SRC। तो क्या उसका क्लेम सही है? आंसर इज यस, एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से एब्सोल्युटली सही है भाई डायरेक्टर भाई साहब, राइट? यहाँ पे जो सेक्रेटरी ने कहा है वो बात गलत है कि भाई इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ये गलत बात है, इट इज रिक्वायर्ड। फिर सेकेंड जो हम देख रहे हैं वो क्या बोला, इफ XY लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी हाउ द SRC शुड बी फॉर्म्ड। तो अगर ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो यहां पर सेबी के रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। यस, सेबी रेगुलेशन नंबर कौन सा? 20, वो यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस, तो उसके हिसाब से इसको फॉर्म किया जाएगा। देन थर्ड क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द कोरम ऑफ SRC मीटिंग। ये जो SRC सारी कमिटीज होती है, कमिटी मीटिंग्स भी होती है, तो ये मीटिंग का कोरम क्या होगा? आई होप यू नो व्हाट इज कोरम, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द मीटिंग। तो SRC के केस में वहां पे कोरम जो चाहिए दैट इज एज डिसाइडेड बाय बोर्ड, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो इन दैट केस ऑल द मेंबर्स ऑफ कमिटी विल हैव टू बी प्रेजेंट टू फॉर्म द कोरम, राइट? And the last one, what is the minimum number of meetings the SRC should conduct in a year? तो यहाँ पे आंसर is at least 1 meeting in a year conduct करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? at least 1 meeting in a year, ये हमारा LODR provisions कहता है for listed companies। तो I hope you understood again December 22 4 marks, बहुत ही simple question था, right? SRC को लेके टॉपिक पढ़ने में SRC कितना छोटा सा लग रहा है, लेकिन आप देख रहे हो आपको 4 मार्क देकर चला गया। मजा आ गया नहीं? प्रैक्टिस करिए, सब सवाल के जवाब मिलेंगे आपको। यस, रिवाइज नाइसली, प्रोविजंस क्लियर रखिए, प्रोविजंस की क्लैरिटी होनी चाहिए तो एवरीथिंग इज इजी। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। तो आज का अगला सवाल जो है वो कहां से आ रहा है? दैट इज अगेन कमिंग फ्रॉम June 22 पेपर फॉर 4 मार्क्स। अब ये सवाल जितना बड़ा आपको लग रहा है, जितना खतरनाक दिख रहा है, उतना है नहीं, बहुत सिंपल बात है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, नमन इज अ MD, मनन इज होल टाइम डायरेक्टर एंड ओजस इज अ डायरेक्टर ऑफ अपोलो लिमिटेड। इसमें से नमन जो है उसने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया अपने पोजीशन 31 मार्च 22 से ड्यू टू हिज हेल्थ इश्यूज। डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, तो एक तो चला गया नमन। अब मनन एंड ओजस जो है ऑल्सो टेंडर्ड एडवाइज्ड, देखो यहाँ पे क्या बोला, ऑल्सो टेंडर्ड रेजिग्नेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2022 pursuant to, yes, you can see here, slum sale of one of the undertakings of
Apollo Limited, right, to Nimbo Limited, a group of Apollo Limited. समझ में आ रही बात? मतलब ये लोग को भी इफेक्टिव रेजिग्नेशन आ चुका है, राइट. एंड ऊपर जो देखा अपने मनन एंड ओजस, एंड देन उसके ऊपर जो था नमन, उसका भी रेजिग्नेशन हुआ है. Consecutively, Manan and Ojas were appointed as whole-time director and director respectively in Nimbo Limited from 1st of June 2022. इसको क्या बना दिया? होल टाइम डायरेक्टर और डायरेक्टर बना दिया. ठीक है? Yes. And then what happened? Manan and Ojas individually made an application to the board of Apollo Limited for the compensation for loss of office. So when Naman came to know about the said applications by Manan and Ojas demanding compensation, तो वो कहता है भाई मेरे को भी दे दो. So he also asked for the compensation. So आपको ये बताना है who is eligible for such compensation as per the provisions of Companies Act 2013. तो बच्चे लोग, सबसे पहली बात यहाँ पे बात हो रही है compensation for loss of office की, मतलब सेक्शन नंबर 202, करेक्ट. 202 talks about compensation for loss of office. तो पहली बात तो ये जो सेक्शन है 202 वो किसके लिए एप्लीकेबल है? सो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैनेजरियल पर्सोनल. आपको पता है मैनेजरियल पर्सोनल में सिर्फ 3 लोग आते हैं, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर. बात समझ में आ रही है? सिर्फ उन्हीं के लिए है. फिर दूसरी बात, जब इनको जब ये ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं लोग, ये लोग का जो लॉस ऑफ ऑफिस हो रहा है, तो इसके लिए इनको कितना कंपेंसेशन मिलता है फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस? तो आंसर इज, जो अमाउंट इनको मिलता है दैट इज 3 years का रेम्यूनरेशन, राइट, और उनके रिमेनिंग टेन्योर का रेम्यूनरेशन. इन दोनों में से विच एवर इज लेस. बात समझ में आया? 3 साल की पगार या फिर रिमेनिंग ड्यूरेशन की पगार, विच एवर इज लेस. बात समझ में आई? तो इतना इनको रेम्यूनरेशन जो उनका निकलता है कैलकुलेशन करके, इतना कंपेंसेशन इनको दिया जाता है. ठीक है फ्रेंड्स? यस. अभी आगे देखो क्या हुआ. लेकिन फ्रेंड्स ये जो 202 सेक्शन है, कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस मिलता है, बट इसके कुछ क्या है, एक्सेप्शंस भी है. मतलब कुछ सिचुएशंस में आपको ये कंपेंसेशन दिया नहीं जाता है. जैसे उसका एक्सेप्शंस का लिस्ट है, हमने क्लास में किया था, इफ यू रिमेंबर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्टर ने खुद ही रिजाइन कर दिया तो उसको 202 एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब उसको कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलता है. फिर डायरेक्टर हैड टू वेकेंट हिज ऑफिस अंडर सेक्शन 167. आपको याद है 167 क्या था? वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर. देन डायरेक्टर ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया, अपना ड्यूटी ठीक से नहीं किया, राइट. उस केस की वजह से, उस रीजन की वजह से ही इज लूजिंग हिज ऑफिस, तो उसको नहीं मिलता है कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस. डायरेक्टर हिमसेल्फ इंस्टिगेटेड द कंपनी फॉर रिमूवल. डायरेक्टर ने खुद ने क्या किया? कंपनी को उकसाया कि भाई मेरे को निकाल दो. ऐसा कुछ काम किया उसने, उकसाया कंपनी को, मुझे निकाल दो. तो इन दैट केस ऑल्सो अगर उसको निकाल देते हैं तो उसको नहीं मिलता है कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस. ऐसे सारे रीजंस है एक्सेप्शंस में. तो यहां पे हम जो पढ़ रहे हैं ये तीनों, आपने देखा नमन रिजाइन कर दिया, समझ आ रही है बात है. बाकी 2 जो है उन्होंने एक कंपनी में ऑफिस लूज किया, तो उसी कंपनी के दूसरे ग्रुप ऑफ कंपनीज में उनको ऑफिस मिल भी तो गया. ये भी एक एक्सेप्शन है कि अगर आप एक मैनेजरल पर्सन एक कंपनी में, लेट्स से ड्यू टू सम मर्जर, इस कंपनी का एग्जिस्टेंस चला जाता है एंड यू लूज योर ऑफिस, बट आपको मैनेजरल पर्सनल बना दिया जाता है इस कंपनी का. कुछ समझा गया? हाँ. तो क्या एक्चुअल में आपने कोई लॉस ऑफ ऑफिस किया है? नहीं. आपका ऑफिस चला गया है? नहीं. तो इन दैट केस क्या आपको मिलेगा कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस? तो आंसर इज यहां पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो आपका ऑफिस लूज हुआ ही नहीं है, यहां से गए और इसी कंपनी के मर्जर की वजह से आपको वहां पे पोस्ट मिल गई. ये भी एक्सेप्शन है. सो इस तरीके से फ्रेंड्स यहां पे आप देख रहे हो ये तीनों पार्टीज, इनमें से किसी को भी कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा अंडर दोज एक्सेप्शंस. ओके. सो आपको इसमें क्या क्या लिखना है? एज यू कैन सी इट्स अ केस स्टडी क्वेश्चन. फर्स्ट आप लिखेंगे प्रोविजंस, राइट, देन आप लिखेंगे क्या? फैक्ट्स, एंड देन आप लिखेंगे कंक्लूजन. प्रोविजंस में यू विल हैव टू एक्सप्लेन एंटायर 202 सेक्शन नंबर 202 विद एक्सेप्शंस, राइट, एंड देन यू राइट द फैक्ट्स. वो तो क्वेश्चन से लिखना होता है, सेम सिचुएशन कॉपी पेस्ट, एंड देन आप लिखेंगे कंक्लूजन. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, राइट. चलो चलते हैं अगले सवाल पे. यस. तो हमारा अगला सवाल जो है फ्रेंड्स वो कहां से आ रहा है? अगला सवाल इज कमिंग फ्रॉम अगेन जून 22, 4 मार्क्स.
यहाँ पे बोला गया है एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ क्लीन लिमिटेड रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट इन द फॉलोइंग सिनेरियो. ओके, नंबर 1, कैन राम who is already a director of Clean Limited be appointed as CEO or CFO of the same company? राम जो ऑलरेडी डायरेक्टर है, क्या उसको हम अपॉइंट कर सकते हैं एज अ CEO या फिर CFO ऑफ द सेम कंपनी? तो आंसर क्या है बच्चे लोग? आंसर इस कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट? सो इन दैट केस ही कैन बी अपॉइंटेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल. दूसरा क्वेश्चन जो है, is it possible to appoint Ram as MD of Clean Limited where Shyam is already a manager of the same company? तो यहाँ पे मुझे याद आ रहा है सेक्शन 196, आपको याद होगा हमने वहाँ पे पढ़ा था, which was regarding appointment of managerial personnel, and managerial personnel में तीनों आते हैं, MD, whole time director and manager. तो वहाँ पे अपन ने पढ़ा था a company cannot have both at the same time. Company cannot have both at the same time. कौन both? मैनेजर प्लस मैनेजिंग डायरेक्टर, ये दोनों नहीं हो सकते सेम टाइम पे. तो आप देख रहे हो यहाँ पर दोनों है, मैनेजर भी है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है. तो कंपनी इज नॉट अलाउड टू हैव दिस कॉम्बिनेशन एट द सेम टाइम. तो यहाँ पे आंसर विल बी नो. यू कैन एक्सप्लेन 196 हियर एंड देन यू कैन गो अहेड. ओके, चलो आगे चलते हैं. अगला सवाल जो हमारा होगा, Yes, that is coming from again December 22. गर्मा गर्म सवाल है, लेटेस्ट पेपर से आया हुआ, 5 मार्क के लिए. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? Yes, A is a leading businessman who is presently acting as a director in 5 companies. 5 कंपनी में डायरेक्टर है मिस्टर A. He wants to become chairman and MD of CKC International Limited, which undertakes several businesses. Company's average annual turnover was 1125 crores in the preceding 3 financial years. Okay, company already have H, C and L as its CEOs for each of such business categories. As a company secretary, advise A regarding appointment of key managerial personnel. Feasibility of appointment him CKC International Limited as CMD and retaining the directorship of other companies referring to the provisions of Companies Act 2013. तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपने को याद आ रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ KMP. यस बच्चा लोग, ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ KMP है वो कौन कौन से कंपनी में होता है? तो आप सबको पता है लिस्टेड कंपनी में कंपलसरी है टू अपॉइंट KMP. KMP का डेफिनेशन है, आपने देखा है सेक्शन 2, क्लॉज 51 में. तो उसमें जो लोग आते हैं आपको लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट होना जरूरी होता है, अपॉइंट करना जरूरी होता है KMP को, राइट? एंड व्हाट अबाउट अदर पब्लिक कंपनीज? अदर पब्लिक कंपनीज में जरूरी है इफ कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल इज कितना? फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ KMP इट इज 10 CR और मोर. तो ये जो मैंने आपको बोला लिस्टेड कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी, इफ पेड अप शेयर कैपिटल इज 10 CR और मोर, तो उनको अपॉइंट करना जरूरी है. क्या अपॉइंट करना जरूरी है? उनको KMP अपॉइंट करना जरूरी है. करेक्ट? यस. उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप देखो आगे तो एक प्रोविजन था, एक नोटिफिकेशन था. उसमें क्या बोला गया था कि समझो कि अगर एक पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है दैट इज 100 CR और मोर एंड टर्नओवर, एंड बोला है और नहीं, एंड टर्नओवर इज 1000 CR और मोर, एनुअल टर्नओवर इज 1000 CR और मोर. एंड ये जो पब्लिक कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, इट इज एंगेज्ड इन द मल्टीपल बिजनेसेस. वापस कम ऑन, पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज 100 CR और मोर एंड टर्नओवर इज 1000 CR और मोर, एंड सच पब्लिक कंपनी इज इन्वॉल्व्ड इन द मल्टीपल बिजनेसेस. तो इन सच केस each business has already appointed, each business can appoint a person as chairman plus MD. पर्सन जो है उस केस में क्या कर सकता है? चेयरमैन प्लस MD दोनों का रोल प्ले कर सकता है. दिस इज लाइक एन एक्सेप्शन. समझ में आ रहा है? हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग यहाँ पे ऑलरेडी अपॉइंटेड है. तो अगर ऐसा है मतलब हर एक बिजनेस इंडिविजुअली काम प्रॉपरली हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. इन सच केस पर्सन कैन होल्ड both the positions at the same time, that is chairman as well as MD. I hope this is clear to all. तो फ्रेंड्स ये भी दिसंबर 22 में आया था, that was regarding appointment of KMP, right? Yes, तो बच्चा लोग हमारा ये जो पार्ट 2 इतना ही है.
बट पार्ट 3 इज ऑल्सो कमिंग. कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सॉल्व करते रहिए आज का सवाल विथ मी. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.